अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। लीफ कलर चार्ट के आधार पर गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन। बदलते मौसम के कारण आलू की फसल में लगने वाले रोगों से बचाव। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खड़ी फसल की मांग के अनुसार उसका उर्वरक प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन किसान भाई इसके प्रति अज्ञान रहते हैं। इसीलिए पिछले 10 वर्षों से फसल में नाइट्रोजन की मांग को पहचानने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक लीफ कलर चार्ट इजाद किया है, जिसके द्वारा जांच कर फसल में नाइट्रोजन का सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए लीफ कलर चार्ट का प्रयोग और इसके लाभ क्या है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है किसानों के बीच में इस समय, गेहूं लगाते समय जो डीएपी देते हैं, जो सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, जो पोटाश देते हैं, जो यूरिया देते हैं, इसमें उन लोगों की अनभिज्ञता है। हम एक अनुरोध करना चाहेंगे किसानों से कि गेहूं लगाते समय 55 किलो ही डीएपी का प्रयोग करें, आप 30 किलो पोटाश का प्रयोग करें और यूरिया को अपने पास रख लें। यूरिया जब पौधा 21 दिन का हो जाती है, 21 दिन के बाद आप उसमें पहला सिंचाई करें। उसके बाद एक आधुनिक यंत्र जो है पहले से ही निकला हुआ अवस्था में है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, यानी कि पौधे के भूख के अनुसार, पौधे की आवश्यकता के अनुसार आप कब उसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये जो लीफ कलर चार्ट है ये पूरी अच्छी तरह से बतलाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आखिर ये लीफ कलर चार्ट क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जो कि कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों पर शोध कर पौधों की उर्वरक की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधे की पत्तियों के रंग से करने पर फसल में उर्वरक की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। देखिए, ये लीफ कलर चार्ट जो है, जो हमारी भारत सरकार प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे भारत के सभी मिट्टी के जीर्णोद्धार हो सके, सुधार सके, उसकी स्वास्थ्य बनी रहे, इसमें भी एक अहम रोल अदा करता है। जैसे किसान हमारा, अगर कटिहार जिले की बात करें तो लगभग एकड़ में 6 बोरी के आसपास यूरिया का प्रयोग कर देता है। अगर हम लीफ कलर चार्ट के माध्यम से उसका प्रयोग करते रहें, यानी कि पौधे के भूख के अनुसार अगर हम प्रयोग करते रहें, तो इससे हमारा लगभग 3 बोरी में ही लगभग 150 किलो यूरिया में ही उस पूरा 1 प्रति एकड़ गेहूं को हम ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि जो नाइट्रस ऑक्साइड बन करके वातावरण में, वायुमंडल में जाता है, जिससे कि हमारा वातावरण भी प्रभावित होता है, इससे भी हम बच सकते हैं। यानी कि जितना हम यूरिया का उपयोग करेंगे उतना अगर पौधा उपयोग कर लेता है तब तो सही बात है, अगर नहीं उपयोग कर पाता है तो कहीं ना कहीं लीच करता है, कहीं ना कहीं जाता है, वातावरण में जाता है, जिससे अंतिम रूप से हम कोई ना कोई जीव ही प्रभावित होता है। तो अगर हम इस लीफ कलर चार्ट का उपयोग करें और पौधे की भूख के अनुसार अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फसल उत्पादकता के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएंगे और अपनी मृदा के स्वास्थ्य को भी बनाए रखेंगे। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं।
जो कि गलत है और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब पत्ता 21 दिन का हो जाए पौधा और 21 दिन के बाद आप प्रयोग इसका करना है और सुबह में 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपने परिक्षेत्र में जाइए और इस बात का ध्यान रखें आप कि जब सूरज की रोशनी सीधे पौधे के ऊपर न पड़े, यानी कि आप बिल्कुल पीछे पीठ की पीछे की तरफ खड़े रहें और तब इस लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करें। अपना बैठने के कैसे हम तरीका कैसे मापते हैं, सर्वप्रथम जैसे ये पूरब की दिशा है, सूरज भगवान निकले हुए हैं, तो आप अपने खेत में स्ट्रिप लेकर के पीछे की तरफ से करके हम बैठ जाते हैं। सबसे पहले बैठेंगे और बैठने के बाद ये जो पट्टी है, जो 6 पट्टी है, 6 पट्टी को देख करके ठीक से रख करके हम इसको नापेंगे और इसका यहाँ पर अनुमान लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर ये जैसे गेहूं के जो पत्ता है, सर्वप्रथम इस पत्ते से हम कलर को मैच कराना शुरू करेंगे। देखेंगे तो जैसे 1 नंबर पत्ते पर हमारा नहीं आ पा रहा है, इससे ज़्यादा मात्रा में हरा है, पत्ता सीधा होना चाहिए। 2 नंबर पत्ते से आप देखेंगे तो 2 नंबर पत्ते पर भी हमारा नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा पौधा हमारा सीधा है। 3 नंबर पत्ते पर हम पहुँच कर देखें तो ये लगभग हमारा मैच कर रहा है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये इससे ज़्यादा हरा है ये वाली स्ट्रिप और यहाँ पर कम हरा है। जहाँ पर 3 नंबर वाली स्ट्रिप में अगर हमारा मैच कर रहा है, पत्ती हमारा मिल रही है, तो इस अवस्था में इस पौधे की आवश्यकता है कि अभी हम इसमें ये पीछे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर समय से आप गेहूँ लगाए हैं तो 40 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया डालने की ज़रूरत है। अगर लेट अवधि वाली है, देर वाली आप गेहूं लगाए हुए हैं, तो इस अवस्था में मात्र 25 किलो ही यूरिया अगर लीफ कलर चार्ट की तीसरी अवस्था में स्ट्रिप में आती है तो देना है। इसके बाद पुनः हर 10 दिन पर आप जा कर के अपने क्षेत्र में अपने फसल पर इस लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते रहें। जब फसल जैसे ही तीसरी चौथी अवस्था में पहुंचती है, आप तुरंत वहां पर जो यूरिया का प्रयोग आपको बताया जाता है, अगर लेट से है तो 25 किलो प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें तो बेहतर परिणाम पाएंगे। साथ ही ये अवस्था आप 3 बार के बदले में अगर 4 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, 5 बार भी प्रयोग करते हैं, यानी कि जब पौधा मांगे तब आप यूरिया दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपके खर्च में बचत होगी और आपका उत्पादकता पूरी तरह से लाभान्वित होगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। मधुबक्सों का स्थानांतरण करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर रहे हैं, वो इससे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो इनके लिए फूलों की उपलब्धता बनाए रखें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हमारे मधुमक्खी पालक मधुबक्सों का स्थानांतरण फूलों की उपलब्धता वाले स्थान पर करते रहते हैं। तो मधुबक्सों का स्थानांतरण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर। आज मैं आपको मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जाए और उनका स्थानांतरण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उनका स्थानांतरण किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। मधुमक्खियों को स्थानांतरित करने से पहले हमें उनके समय की और उनके स्थान की और उनके फूलों की उपलब्धता की पर्याप्त जानकारी उस स्थान की होनी चाहिए जिस स्थान पर हम मधुमक्खियों को स्थानांतरित कर रहे हैं। मधुबक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे पहले मधुबक्सों की अच्छी तरह से पैकिंग करनी चाहिए। यदि आपने पैकिंग करते समय किसी भी तरह की असावधानी बरती तो मधुमक्खियों के छत्ते टूटने से आपको नुकसान हो सकता है। स्थानांतरित करते समय एक जो विशेष बात है उसका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खियों को
जब भी स्थानांतरित करने से पहले ले जाएं तो मधुमक्खी के बक्सों पे और फ्रेम्स पर नंबर अवश्य डाल दें। और नंबर अवश्य डालते वक्त उसमें मधुमक्खियों की जो फ्रेम्स हैं उनको आपस में टकराने से बचाने के लिए उनमें कोई भी पेपर और इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर बोरों के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। और एक जाली नुमा ढक्कन बनता है और जाली नुमा ढक्कन को भी ठोक करके हम बक्सों के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम जो मुख्य ढक्कन होता है उसका प्रयोग नहीं करते। उससे मधुमक्खियों में घुटन पैदा नहीं होती और उनमें हमें छोटी 14 नंबर की कील ठोक करके तथा उनके फ्रेम में बोरे फंसा करके रखना चाहिए। मधुमक्खी के मुख्य द्वार को बंद कर देना चाहिए और उस पर मिट्टी का लेप लगा दें या फिर थर्माकोल की गिट्टी फंसा करके उस मुख्य द्वार को बंद कर दें। मुख्य द्वार को बंद करने के बाद फ्रेम में पर्याप्त मात्रा में छत्तों में शहद होना चाहिए। हमारे कुछ मधुमक्खी पालक किसान मधु बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन करते समय सावधानी नहीं रखते, जिससे उनकी मधुमक्खियां रास्ते में ही उड़ जाती हैं या फिर मर जाती हैं। इसलिए परिवहन के समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समय 1 से 2 दिन का लग जाता है तो मधुमक्खियों को रास्ते में सरवाइव करने के लिए मधुमक्खी में शहद उपलब्ध होना जरूरी है। मधुमक्खियों के स्थानांतरण से पहले मधु निष्कासन ना करें। मौसम जब कोहरा हो, धुंध हो या पानी जैसा मौसम हो तो मधुमक्खी के बक्सों को ना खोलें और ना ही उनसे मधु निष्कासन करें। पहले हमें किसी ट्रक से या जो भी हम गाड़ी जिससे हम स्थानांतरित कर रहे हैं और हम जिस स्थान तक हमें जाना है वहां नहीं पहुंच पा रहे और सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है, उस स्थिति में हमें बक्सों को किसी खुले स्थान पर निकाल करके रख देना चाहिए और पहले बक्सों को 10 से 15 मिनट तक सामान्य होने दें। उसके बाद उनके मुख्य द्वार को खोलें। ट्रक से निकालकर सीधे अगर हमने बक्से खोल दिए तो मधुमक्खियां आक्रामक होकर के काट सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। फिर शाम को उन्हें मधुमक्खियों के बंस को दोबारा कील ठोक करके और छत्तों को आपस में बोरी से फंसा करके टाइट करके फिर उनका मुख्य द्वार बंद करके फिर मधुमक्खी के बक्से को स्थानांतरित करके गंतव्य स्थान तक आप पहुँच सकते हैं। किसान भाइयों, मधु बॉक्सों से अधिक शहद प्राप्ति के लिए पर्याप्त फूलों की उपलब्धता वाले स्थान का चयन तो करना ही है, साथ ही साथ मधु बॉक्सों के स्थानांतरण के बाद भी मधुमक्खियों की देखरेख करनी चाहिए, जिससे मधुमक्खियां आसानी से पराग इकट्ठा कर सकें। सबसे पहले मधुमक्खी पालक इस बात का ध्यान रखें कि आजकल सरसों का सीजन है और सरसों के सीजन में फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगी कि अपनी मधुमक्खी कॉलोनियों को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर मधुमक्खी के लिए पर्याप्त सरसों का फूल उपलब्ध हो तथा आसपास आने जाने की सुविधा अच्छी हो और पानी की उत्तम व्यवस्था हो। ऐसे स्थान पर मधुमक्खी की कॉलोनियों को जाकर के लगाया जा सकता है। यही समय है जो किसान भाइयों के लिए उचित पराग इकट्ठा करने का और उचित शहद प्राप्त करने का। इन सब सावधानियों से आप स्थानांतरित करेंगे और मधुमक्खी कॉलोनियों को समय समय पर देखते रहेंगे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बदलते मौसम के कारण आलू की फसल में लगने वाले रोगों से बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में मौसम में बदलाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में आलू की फसल में काफी हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है जो कि पौधों की बढ़वार को बाधित करते हैं और इसीलिए इन रोगों को पहचान कर आप इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं आलू अनुसंधान संस्थान जिला पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज से। ज्यादातर किसान भाइयों के खेत में लगभग 60 दिन का हो चुका है। लत्तर पूरे खेत को ढक लिया है। इससे क्या होता है कि लत्तर के नीचे जो मिट्टी होती है वो गीली होती है और नीचे आर्द्रता बहुत ज़्यादा बन जाती है
और तापमान अभी जो है न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है वो 10 से 20 के बीच में ही रह रहा है और हल्की हल्की कहीं बारिश हो जा रही है, धूप निकल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारा फफूंद रोग है पौधे में लगता है, जो पिछेता झुलसा, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉजल ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, उसके बढ़ने के बहुत चांस होते हैं। और इसीलिए किसान भाइयों से ये हम अनुरोध करेंगे कि वो रोज फील्ड में घूमें और जहां उसको बारीकी से देखते रहें कि कहीं पे भी कोई पिछेता झुलसा का निशान नहीं हो। किसान भाइयों, आइए जानते हैं इस रोग के लक्षण के बारे में। इस रोग से प्रभावित पत्तियों के किनारे पर कई तरह के बड़े बड़े हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में भूरे या गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। पत्तियां और डंठल किनारे से गलने लगते हैं तथा पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। इस रोग का तुरंत ही नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत कम समय में पूरे खेत में फैल जाता है और महामारी का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण कभी कभी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो इसलिए पिछेता झुलसा को अच्छे से पहचान करें और जरूर वो अपने खेत में कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसको मैं बताना चाहूँगा बिंदुवार। पहली बात ये जरूर करें कि ज़्यादा नमी ना होने दें खेत में, इसके लिए वो सिंचाई को रोक सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हो तभी वो हल्की सिंचाई करें, जहाँ पे ड्रिप की व्यवस्था हो वो ड्रिप से ही सिंचाई करें, क्योंकि पिछेता झुलसा के जो जीवाणु होते हैं, उसके स्पोर होते हैं, वो पानी से बहकर एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ भी जाते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि अगर उन्हें कहीं भी पत्ती में कहीं पे भी पिछेता झुलसा का दिखाई पड़ता है तो उस पत्ती को वो तोड़ के, उस डंठल को तोड़ के दूर कहीं पे उसको नष्ट कर दें, ताकि उसका जो असर है वो दूसरे पौधे पे ना पड़े। और सबसे प्रमुख बात है उसकी रोकथाम। अगर फसल में बीमारी नहीं आई है तो बचाव का स्प्रे हमें जो करना है वो मैनकोजेब से करना है। मैनकोजेब का 0.2% यानी 1000 लीटर में 2 किलो मैनकोजेब घोल के प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना है। छिड़काव इस ढंग से होना चाहिए कि पत्ती का निचला हिस्सा नीचे तक डंठल पूरा गीला हो जाए, क्योंकि ये संपर्क फफूंद नाशी है, जिससे कि संपर्क में आने के बाद ही फफूंद का नाश होगा। अगर किसी के यहाँ फसल में दिखाई पड़ गया है पिछेता झुलसा, ऐसी स्थिति में साइमोक्सिनिल या फेनोमेडोन या डाइमिथोमॉर्फ, इन तीनों में से कोई एक दवा जिसमें कि मैनकोजेब मिक्स रहता है, उसका 0.3% का घोल बनाकर, 0.3 का मतलब हो गया 3 kg 1000 किलो में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि जहाँ पे बीमारी है वहाँ रुक जाएगी, वो फैलेगी नहीं। इसके अलावा ये हम जरूर कहेंगे कि अगर मौसम में सुधार नहीं होता है, धूप निकलना नहीं शुरू होता है, तो आपको एक सप्ताह के बाद 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद हो सकता है कि दोबारा स्प्रे करना पड़ सकता है। तो इन सब के साथ हम ये अपने किसान भाइयों से उम्मीद करेंगे कि वो जरूर ही अपने फसल को इस पिछेता झुलसा से बचाएंगे। इस अनुकूल मौसम, पिछेता झुलसा के लिए अनुकूल मौसम से अपने फसल को बचाएंगे और अधिक से अधिक ऊपर लेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला समस्तीपुर से घनश्याम ओझा जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से तंबाकू के बंधिया रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, जब पुष्प कली तोड़ी जाती है उसके बाद बंध्याकरण की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, चीरा लगाई जाती है उसके शीर्ष पर, जिसमें एक संक्रमित पौधे का चीरा लगाने के बाद अगर उस नहरनी का आपने स्वस्थ पौधे से चीरा लगा दिया तो वहां भी वो संक्रमण फैल जाएगा। ये दोनों चीजें, सजमनिया और कुकड़ी रोग, ये हमारे वाहक के द्वारा एक छोटी सी कीट होती है जिसके द्वारा ये फैलाई जाती है। इसकी सुरक्षा के लिए सबसे आसान उपाय है वाहक के नियंत्रण के अलावे मजदूरों को जब बंध्याकरण करते हैं तो उन्हें नहरनी के साथ 1% पोटासियम परमैंगनेट का घोल किसी बर्तन में बनाकर रखें और हर पौधे में
चीरा लगाने के बाद वो पोटासियम परमैंगनेट के घोल में अगर उसे डुबोकर फिर अगले फसल को लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से यह समझ लें कि आपके पौधों में यह रोगवाहक बहुत कम हो जाएगा, ये रोग का एक दूसरे से प्रसार कम हो जाएगा। किसान बंधु, इन दोनों सावधानियों के अलावे एक सहायता के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम नीम की पत्ती का 1 किलो रस उबाल कर अगर निकाल लेते हैं, उसे 100 लीटर पानी में घोलकर अगर आपने छिड़काव कर दिया तो निश्चित रूप से ये समझ लें कि रोगवाहक जितने कीट हैं वो आपके खेत से अलग हो जाएंगे। किसान बंधु, एक पोड़ो साग भी मिलती है हमारे यहाँ, उस पोड़ो साग के भी 1 लीटर अगर आपने रस को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दिया तो ये जो रोगवाहक कीट होते हैं ये आपके खेतों से परे हो जाएंगे। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की खेती करके किसान ले सकते हैं अच्छी आय। अच्छे उत्पादन के लिए चने की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।